हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग मॉडल सेट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिए हैं क्लास 10th के लिए, खासकर सेंटर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और आपकी परीक्षा भी नज़दीक है, क्योंकि जैसे ही सेंटर परीक्षा दीजिएगा तो ये नवंबर मंथ आपका बीत जाएगा और दिसंबर आपका एक ही महीना बचेगा। जनवरी लगभग ठंडी शादी विवाह में ही चला जाता है और अंतिम जनवरी में ही पेपर का लगभग संभावना बन रहा है। तो ये मॉडल सेट हम लोग लगभग सेकेंड है। फर्स्ट में आपको 50-80 प्रश्न का आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन के साथ आपको वीडियो पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है। ये सेकेंड आपका है, वीडियो पार्ट 2 कहा जाए, जिसमें हम लोग फिर से आज 80 प्रश्न को देखेंगे साइंस में। ऑब्जेक्टिव लाने का मूल उद्देश्य ये है कि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव में आपको ढेर सारा जानकारी लगभग मिल जाता है। तो समय बचे तो इनको और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनको देखिए। फर्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका, किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। सबसे पहले तो हम लोग पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। ये है अपना पेंसिल। खैर पेंसिल से आपको क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो किसी प्रकाश यानी जब कहीं से कोई लाइट आता है और वहाँ पे अगर रुकावट रख दिया जाए, जैसे कि आपको छाया लगता होगा, यह मैं अपने चेहरे के सामने अगर हाथ ले आया तो यहाँ एक रुकावट एक आ गया ना, जिसके वजह से क्या होगा, एक अंधेरा क्षेत्र बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। हालांकि आपकी परीक्षा में छाया भी पूछ लिया जाता है। छाया क्या है, यानी प्रकाश की किसी गमन पथ पर कोई अपारदर्शी या कोई पदार्थ रख देते हैं, जिसके वजह से उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जब भी आपसे छाया पूछे तो आई होप आप छाया का जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी से रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। दर्पण की कुल मिलाकर के कितने संख्या होते तो 3 हैं। एक है समतल, गोलीय और एक है परवलिक। गोलीय दर्पण की 2 वैरायटी होती है, एक है आपका अवतल और एक है आपका उत्तल। अवतल दर्पण ये होता है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो आपको नेगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण को हम भीतर से रंगते हैं और गोला सेंटर इधर ही होता है ना, जिधर रंगा होता है उधर पॉजिटिव माना जाए। तो जब भी आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है तो वो निगेटिव है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव है, इतना याद रखिएगा। वहीं आपसे पूछा गया समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है तो अनंत होता है। आई होप आप दूसरे प्रश्न को लगभग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। लेंस के बारे में ये क्वेश्चन दे दिया है। हम लोग जानते हैं ना, ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। हालांकि आपको डिफिनीशन में भी पूछ लिया जाता है कि अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस क्या है। अवतल लेंस में देखिएगा किनारा का भाग मोटा है और बीच का भाग क्या है, पतला है। और उत्तल लेंस में किनारा का भाग पतला है और बीच का भाग क्या है, मोटा है। हो गया डिफिनीशन। आपसे पूछा जाए अवतल लेंस क्या है, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। बहरहाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल लेंस की फोकस जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है 1 मीटर वाले, यानी आपका फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस का, यहाँ से देखा जाए इसकी फोकस दूरी आपको कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। हमेशा फोकस दूरी को आपको किस चीज़ में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। इस मीटर को क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। और आपसे क्षमता पूछा है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकस। यानी जब भी आपका क्षमता पूछा जाए तो फोकस का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी फोकस दूरी कितना दिया है, 1/फोकस यानी 1 मीटर है। और इस 1 मीटर को अगर हम क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में ही नहीं है, मीटर को मीटर में रखना चाहिए। सेंटीमीटर में नहीं आता है, मीटर में ही आता है। यानी 1 मीटर हो गया। 1 से 1 में जब भाग दे दीजिएगा तो आपको 1D आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर। और ये पॉजिटिव में आएगा, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ ढका है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आपको पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, इसलिए यहाँ पे 1D हो जाएगा। और
लेंस की क्षमता का जैसा मात्रक होता है डायोप्टर, इसलिए उसे हम क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये अभिसारी अपसारी की कहानी हम सेक्शन फर्स्ट में भी आपको बताए थे। ये मान लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, मान लीजिए भीतर से रंग दे तो उत्तल दर्पण है। ये कौन सा लेंस है, तो कहिए अवतल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, तो आपको उत्तल लेंस है। अगर पेन का कलर अगर हम चेंज कर ले तो बेहतर होगा, नहीं चलिए। तो अवतल दर्पण, हमेशा दर्पण में क्या होता है, दर्पण को अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहिएगा, अभिसारी। अगर अवतल दर्पण अभिसारी है तो उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी। दोनों उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। लेंस में पूछा जाए तो उत्तल लेंस है अभिसारी, और दर्पण में पूछा जाए तो अवतल दर्पण है अभिसारी। जब ये अभिसारी है तो ये हो जाएगा उत्तल, जो दर्पण है ये हो जाएगा आपको अपसारी। क्या हो जाएगा, अपसारी। अगर ये अपसारी है तो अवतल लेंस हो जाएगा आपका अपसारी। दोनों कन्फ्यूजन याद रखिएगा, फोटो पार के क्रॉसिंग है, समझ गए ना। आपसे प्रश्न किया गया है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी किस लेंस को कहिएगा, अवतल लेंस का। आपका कंफर्म उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़िए। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, नहीं भिन्न भिन्न होता है। समान कैसे हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में समान तो होगा नहीं। जब आप पानी में दीजिएगा तो लाइट की स्पीड कुछ और हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है, ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी आपको लाख दे करके दे देगा, इसका मतलब मीटर को किलोमीटर में बदल दिया है। यानी कहने का सेंस 3 × 10⁵, ये 5 है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये 3 × 10⁸, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड रखना पड़ेगा। कभी कभी इसी भाषा को इस अंदाज में लिख देता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो तीनों आंसर आपका सही है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या होता है इसमें, तो अलग अलग होता है सभी माध्यम में प्रकाश की चाल। और प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन जब भी निकालते हैं तो वो मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला होता है V/U। V/U यानी H2/H1 कहा जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। और ऊंचाई का यूनिट अगर मीटर मीटर है तो मीटर से मीटर कटिए गया ना, तो मात्रक तो रहा नहीं। तो ये होता है आपको मात्रक विहीन। क्या हो जाता है, ये मात्रक विहीन यानी यूनिट लेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 7वां नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो है आपको हीरा का। कितना होता है, 2.42। आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। एक और क्वेश्चन आता है, हीरा चमकता है किसके वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। एक और प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, हीरा विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो हीरा विद्युत का कुचालक है। एक और प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कंपटीशन में, कंपटीशन की दृष्टि से, कि डायमंड सिटी के नाम से यानी हीरा का शहर किसे कहते हैं, तो सूरत को कहते हैं। आई होप कि आप हीरा से रिलेटेड 2-3 बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस है, अब ये बताए थे। अभिसारी इस बार क्या पूछ दिया, लेंस। जब अवतल दर्पण है अभिसारी तो कोना कोनी भाग दिख गए थे ना, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ अभिसारी लेंस में जाइएगा तो लेंस में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। लेकिन ये बनाता है कैसा प्रतिबिंब, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये दोनों प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस को। कभी वास्तविक बनाएगा, एक केस में आपको आभासी बनाता है, बाकी बात सब में रियल बनाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो लेंस के अपोजिट बन जाता है, और जब ये लेंस के अपोजिट बन गया तो ये क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। बाकी 5 केस में ये आपको रियल बनाता है, वास्तविक बनाता है। तो दोनों इसमें आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है।
तो आकाश का नीला रंग होना ये परिकिरणन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि वायुमंडल में जो धूलकण है वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, जिसके वजह से आकाश आपको नीला दिखता है। लेकिन यही प्रश्न आ जाता कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाना या मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना, या पानी के अंदर पेंसिल टेढ़ा दिखाई देना या लकड़ी टेढ़ा दिखाई देना, या ये सब जो है ना सारे घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो भ्रम वाली चीज़ होते हैं वो अपवर्तन को दर्शाता है। तो आई होप कि परिवर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड 2-3 ऑब्जेक्टिव आप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कलर क्या है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है ये है आपका ऑल कलर, यानी इनमें से सभी कलर आ जाएगा, लाल भी आ जाएगा, हरा भी आ जाएगा, नीला भी आ जाएगा, अर्थात इनमें से सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगले सेट में भी मिला था। आइए अगले प्रश्न पर। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा आपको ये पुतली में होती है। कहाँ होती है, तो पुतली में होती है। कॉर्निया क्या होता है, मानव के आँख का कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसे हम दान देते हैं। ऐसे भी आप इसको ट्रिकी माध्यम से याद कर सकते हैं कि कन्यादान, जब ये कन्यादान होता है तो कॉर्निया दान, नए आँख का कॉर्निया दान। और मानव की जो रेटिना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। बोलिए एक बार फिर से, मैंने क्या बोला, वास्तविक और उल्टा। आई होप कि आप 11वां प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। कल हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष माने नज़दीक आ माने अवतल, और दूर दृष्टि दोष दूर जो यानी उत्तल लेंस, न लेंसे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जिसको मतलब जरा दृष्टि दोष आ जाए तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपसे दूर दृष्टि दोष पूछा है तो दूर जो माने उत्तल लेंस, और अवतल किस में हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। आई होप इस प्रश्न को समझे होंगे। चलिए 13वां प्रश्न कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व कितने देर तक होता है। कहने का सेंस, कल क्वेश्चन था आपके सेट में, कल वाला सेट में, कि मानव के जो नेत्र की होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन इस बार पूछा है कि मानव के आंख पर किसी चीज़ का प्रतिबिंब कितने देर तक टिका रहता है। तो किसी चीज़ का प्रतिबिंब जो होता है वह 1/10 सेकेंड तक मानव के आंख पर टिका रहता है। लेकिन वही साउंड की बात कहूँ, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वह आवाज़ आपके कान में कितने देर तक रहता है, तो आपके कान में कुल मिलाकर के 1/16 सेकेंड के अप्रोक्सीमेट रहता है। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ध्वनि यानी इक्को, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं, इक्को के लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर या 16.8 मीटर, दोनों में से ये याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि 1/10 सेकेंड आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है। कल चर्चा कर दिए थे, वाट जो है यह शक्ति का ऐसा मात्रक है। पावर यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने यानी W/T। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कहिए जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड आपका करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न जो कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट घंटा आपको 1 यूनिट, 1 यूनिट को दर्शाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट को दर्शाता है। आइए 16वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए। ये 16वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। अभी बताए थे कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो सारे मात्रकों का आप ऑपरेशन यहाँ पे कर दिए हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा ये कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, कल वाले सेट में भी था। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से रिलेटेड थ्योरी देने वाले जो विद्वान हैं
उस विद्वान का नाम क्या है? तो उस विद्वान का नाम फ्लेमिंग है। क्या नाम है? फ्लेमिंग है। आइए 19वें प्रश्न से आनंदित होइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है 1 MA यानी 1 मीटर एम्पियर जो होता है ये किसकी, जब ये m माने मीटर, मीटर के बट्टा में कितना दे दीजिएगा, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100, और जब इसको पावर को सीधा से ऊपर लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 100 के पावर में, यानी 10 के पावर -2 कह सकते हैं इसको, 10 के पावर -2, यानी करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा बी। 1 MA किसके बराबर होगा? 10 के पावर -2 एम्पियर के बराबर होगा। हालांकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर प्रतिरोधकों को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो प्रतिरोध की मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 डैश डैश डैश, और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। 22वां नंबर प्रश्न को देखिए। 22वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो होती है वह क्या चीज़ की बनी होती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली ये आपको नाइक्रोम की तार की बनी होती है। लोहा ऑप्शन में है। प्रश्न पूछा जाए कि लोहा कितने आयरन की कुल मिलाकर के कितनी वैरायटी है? तो 4 है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पायराइट है। सबसे हाई क्वालिटी का लोहा हेमेटाइट है, और सबसे खराब लोहा कहा जाए उसे आयरन पायराइट। हालांकि आयरन पायराइट को हम लोग बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, ठीक है ना। चांदी की बात करूं तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक वाला पदार्थ अगर कोई है तो वो आपका चांदी है, और चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में जो सल्फर वाली मात्रा होती है, जब ये चांदी सल्फर वाले वो पीला वाले पार्ट में सटता है तो वह जहरीला गैस उत्पन्न करता है जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तांबा की बात करूं तो तांबा यानी कॉपर, ठीक है ना, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी अगर कोई गैस है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नाइट्रोजन कितना है? तो आपको 78% है। इन गैस को से भी आप रूबरू होइए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन तो सबका सब है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस है, यानी सबका सब जीवाश्म ईंधन है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है? नाभिकीय संलयन। जब भी सूरज की कहानी आ जाए तो सूर्य में हमेशा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन से रिलेटेड बात भी आ जाए तो वो आपको नाभिकीय संलयन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। टेढ़ी बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? टेढ़ी बांध का निर्माण किया गया था भूमि सिंचाई के लिए भी किया गया था, बिजली उत्पादन के लिए भी किया गया था, और जल आपूर्ति के लिए भी किया गया था। तीनों कार्य के लिए किया गया था। इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। और टेढ़ी बांध कहाँ है? तो टेढ़ी बांध उत्तराखंड में, इनको याद। अगला प्रश्न है ये आपका 27 नंबर की खिलौनों में किस प्रकार के बैटरी का उपयोग होता है? तो खिलौनों में ये सूखा सेल का उपयोग होता है। हम लोग बताए थे कि बैटरी बनाने में लिथियम धातु का उपयोग करते हैं ना। लिथियम सबसे हल्का धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। और बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक बैटरी होता है आपका सरल सेल, और एक बैटरी होता है आपका सूखा सेल। याद रखिएगा, सरल सेल जो होता है, जो बैटरा होता है ट्रैक्टर वगैरह, और या तो आप इन्वर्टर देखते हैं, इस टाइप का होता है बैटरी। इसमें जो प्लेट लगा होता है ना, वो प्लेट क्या चीज़ का बना होता है? तो लिथियम का बना होता है। लिथियम के बने होने का मेन कारण है कि सबसे हल्का धातु है ताकि बैटरा हल्का लगे, हालांकि भारी लगता रहता है। और इसमें जो पानी भरा होता है वो लिक्विड में जो होता है कौन सा अम्ल मिला रहता है? H2SO4।
जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे अम्लों के राजा के नाम से या अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। सूखा सेल की कहानी सुनाऊं तो सूखा सेल देखिएगा इस टाइप का होता है, जो निप्पो कंपनी के बैटरी समथिंग बहुत कंपनी का बैटरी आता है, इस टाइप से होता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो जिंक का बना होता है, जिसे हम जस्ता कहते हैं। हालांकि नीचे वाले पार्ट का नाम कैथोड भी होता है, एग्जाम में कैथोड लिखा रहता है। क्वेश्चन आता है कि कैथोड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो ये निगेटिव होता है। बचपन में इस बैटरी को फोड़ करके हम लोग नीचे वाले पार्ट में कांटी से छेद करके घिरनी को में नचाते थे न। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम एनोड कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एनोड पॉजिटिव धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो आपका जवाब धनात्मक आना चाहिए। इसको ऊपर जो टोपी लगा है, ये टोपी क्या चीज़ का बना है, तो पित्तल का बना है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि पित्तल किन किन धातु के मिश्रण है, तब पिताजी यानी तांबा और जस्ता के मेल से बना है। इस बैटरी के बीचे बीच जो छड़ होती है वह छड़ क्या चीज़ का बना होता है, कार्बन का बना होता है। और कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं। एक मैंने हीरा बताया और एक होता है आपका ग्रेफाइट। हीरा के बारे में बता दिया था, हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक है। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। डायमंड सिटी के नाम से, हीरा के शहर के नाम से सूरत को जाना जाता है। ग्रेफाइट की कहानी सुनाऊं तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट से करंट जाता है। अर्थात बच्चे घर में देखिएगा पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कहीं भी इलेक्ट्रिक सामान मत कहिएगा छूने के लिए, क्योंकि पेंसिल जो बनता है वो ग्रेफाइट से ही बनता है और वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। हालांकि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग कांच यानी शीशा काटने में भी करते हैं। तो आई होप कि कार्बन के सारे कहानी आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो जब ये जल का मतलब क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन रहता है ना, तो इसमें कौन सा गैस आपको मुक्त होगा, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ओजोन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। और ओजोन का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, डॉप्सन। ओजोन किस मंडल में है, तो समताप मंडल में। मंडल की संख्या कितना है, तो 4 है। एक है क्षोभ मंडल, इससे ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और ऊपर है आपका बहिर्मंडल। सारे मौसमी घटनाएं कहाँ घटते हैं, तो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। इसके वजह से हवाई जहाज जो होता है इसके उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल जो होता है आपका कौन सा मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में जो आपका एक छाता के समान कार्य करता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। और उस ओजोन में दिन प्रतिदिन छिद्र होता जाता है। इसका मूल कारण हम मानव प्राणी हैं कि डेली ब्रश करते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं। इस झाग से एक गैस निकलता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये CFC के कारण ओजोन परत में दिन प्रतिदिन छिद्र होता जाता है। और उस छिद्र के माध्यम से सूर्य द्वारा आने वाले एक हानिकारक किरण है जिसे हम अल्ट्रावायलेट रे अर्थात परावैंगनी किरण कहते हैं। और ये परावैंगनी किरण नीचे आकर के अर्थात इस धरातल पर आकर के मानव त्वचा कैंसर को बढ़ाता है और पेड़ पौधा और जानवरों को भी हानि पहुंचाता है, मछलियों को भी हानि पहुंचाता है। आई होप कि ओजोन परत के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑक्सीजन तो जानते हैं इस वायुमंडल में कितना है, बता ही दिए हैं आपको। अगले क्वेश्चन में 21% है। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है आपको, नीचे दी गई अभिक्रिया में आपका संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कि जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के दौरान ये आपको इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिएगा कार्बन का अपचयित हो रहा है कि कार्बन का उपचयित हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। इसमें कार्बन का उपचयित हो रहा है। किसका उपचयित हो रहा है, इसमें कार्बन का उपचयित हो रहा है। अपचयन और उपचयन की बात आप समझते होंगे। अपचयन और उपचयन एक प्रकार का अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। उपचयन की बात करो तो उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन और उपचयन दोनों मिल करके एक नया अभिक्रिया बनाता है जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों घटना का सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त करता है।
जब भी दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए और जस्ता आ जाए, नाम है हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें कौन सा गैस मुक्त हो जाएगा? इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछता है। तो चूना जल को दुधिया करने वाली अगर कोई गैस है तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग जानते हैं इस वायुमंडल में कितना है, 0.03% है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घुटन वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है, जान लेने वाली भी गैस कहते हैं। किसको? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। और अपना पेंसिल यहाँ से गायब हो गया है। खैर आप देखिए, हम इसको आगे ऐसे ही खींचेंगे। अब इसको ऐसे ही खींचेंगे, यहाँ पे पेंसिल मेरा काम नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपको CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। हो कि ना रहते पेंसिल हो, देखिए कभी कभी पेंसिल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से वीडियो आपको कट लगता होगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ये बुझा हुआ चूना है? क्योंकि ये जिंदा चूना है, और जिंदा चूना को जब पानी में डाल दीजिएगा तो पानी में डालने के बाद ये फदफदाने लगेगा और रिएक्शन करके आपको यही गैस दे देगा, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये CaCO3 को हम संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, ठीक है ना, जिसे खड़िया का भी सूत्र के नाम से जाना जाता है, या चौक। आइए अगले प्रश्न को देखिए। दंतमंजन प्रायः कैसा होता है? तो दंतमंजन प्रायः देखिएगा तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय और लवण की बात बताऊं, अम्लीय स्वाद में क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और लवण को देखा जाए अम्ल और क्षार यानी इसको उदासीन कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अम्लीयता और क्षारीयता को पहचानने के लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं। और सूचक क्या है? वैसा पदार्थ जो अपने अम्ल या गंध के माध्यम से क्या करता है? अम्लीयता और जो अपने गंध के माध्यम से अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, ठीक है ना, या टेस्ट के माध्यम से। तो ये हो गया आपका सूचक। 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं, और एक आपका गंधीय सूचक होते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल है? ये आपसे पूछा गया है। तो नींबू में जो अम्ल है साइट्रिक अम्ल। ये कैसे याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि नींबू 60 रुपये। क्या रुपये? 60 रुपये। तो साइट्रिक, ये 60 रुपये काहे कर रहे हैं गुरुजी? जब आप 60 नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आपको देखिए कैसन है, इसमें तो आपको खतरा है, एसिटिक और साइट्रिक में फंस जाता है बच्चे। तो नींबू साइट्रिक। और संतरा में है एसिटिक, संतरा में है एसिटिक। ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में होता है, या जो बिढ़नी जो काटता है उसके उसके डंक में होता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये आपको दही में होता है, मट्ठा में होता है, जो खटीला चीज़ या बटर कहिए उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ज़्यादा बटर दूध दही खाइएगा तो बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे थकान महसूस होती रहती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है। इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्लीय है कि क्षारीय, तो पीएच वैल्यू से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्या होता है? क्षारीय ना। जिसका 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आपका क्षारीय हो जाएगा। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क इसमें जिंक ब्लेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिंक ब्लेड। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? या क्रायोलाइट पूछता तो ये किसका होता है? एल्युमिनियम का। सीने बार जो है ये मरकरी का है, पाड़ा का है ना। मरकरी में सल्फर फेंट दीजिएगा तो सीने बार। हालांकि ये सिंदूर का भी सूत्र कहता है HgS को, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिंक ब्लेड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिंक ब्लेड हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिए। 37 नंबर जो प्रश्न आपका कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, ऐसा कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो अम्लराज में घुलने वाला जो धातु है वह आपका AU बोले तो ऑरम यानी सोना का रासायनिक नाम आपको ऑरम है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोना का रासायनिक नाम क्या है? ऑरम। और सोना एक धातु है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा तन्यता वाला धातु कौन है? तो आपको सोना है, याद रहना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा तन्यता वाला धातु सोना। और सोना का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, या सोना का मात्रक क्या है मेजरमेंट में? तो कैरेट होता है। और सोना शुद्ध कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट का होता है।
आभूषण बनाने में हम लोग 20 से 22 कैरेट उपयोग करते हैं, कभी कभी 18-19 भी लिखा रहता है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं, तो वो आपको 24 कैरेट के होते हैं। आई होप कि आप सोना के बारे में समझ गए हैं। ये लोहा के बारे में सारा डायलॉग बता दिए हैं, एल्युमिनियम के बारे में ये डायलॉग सब बता दिए हैं। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक कहने का सेंस उस पर चार्ज नहीं है। पोटेशियम क्लोरीन आयनिक हो जाएगा क्योंकि आयनों का अदला बदली किया है, यहाँ भी आयनों का अदला बदली किया है। आयनिक यौगिक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये आपको आयनिक नहीं है। हीलियम गैस क्या है, तो हीलियम एक आपका कौन सा गैस है, तो ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की संख्या टोटल कितनी होते हैं, 6 होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैस की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था हीलियम कौन सा गैस है, तो आपका अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 40 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या, जो आपको बता दिए थे। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो आपका हीरा है, और हीरा का अपमर्दनांक कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा चमकता है किसकी वजह से, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से, ठीक है ना। सोना चांदी लोहा के बारे में ढेर सारा डायलॉग आपको हर प्रश्न में बता ही दिए हैं। बेंजीन का सूत्र क्या है, तो बेंजीन का सूत्र है C6H6, ये बेंजीन है। और ये हो गया इथीन, क्या हो जाएगा, इथीन। C2H4 को हम लोग कहते हैं इथीन, ये मीथेन का सूत्र है। और ये एसिटिलीन का सूत्र है। एसिटिलीन एक ऐसे गैस है जिसका इस्तेमाल हम फलों को पकाने में करते हैं, और ये कृत्रिम विधि से करते हैं। प्राकृतिक विधि से एथिलीन आता है। क्वेश्चन आएगा कि फल जो पकता है नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक विधि से, तो एथिलीन में, और जब कृत्रिम आ जाए, मानव निर्मित कहा जाए, तो वो हो जाएगा एसिटिलीन। आई होप आप 41 के ऑप्शन को समझे होंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है। सी उत्तर होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना को जब पानी में फेंट दीजिएगा तब बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना का सूत्र सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र है आपका C12H22O11, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6। ये ग्लूकोज का है और ये है आपका चीनी का, दोनों को याद रखिएगा, ये चीनी है और वो आपका ग्लूकोज है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई तत्व है तो याद रखिएगा ये आपका इथीन, एल्कीन है ना, तो इथीन कहा जाए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा आपका इथीन हो जाएगा, इसको हम इथीन कहते हैं, ठीक है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, अगला प्रश्न 46 नंबर आपसे डिमांड किया गया है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को यूज में लिया था। तो याद रखिएगा पीरियडिक टेबल के बारे में बहुत सारे विद्वान ने अपना अपना डायलॉग दिया, जिसमें डोवेराइनर आ जाए तो डोवेराइनर साहब ने त्रिक नियम दिया, त्रिक में टिक आउट कर दीजिएगा। न्यूलैंड साहब ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। और यहाँ पे मेंडलीफ ने अपना जो पीरियडिक टेबल तैयार किया था, उनके समय में कुल मिलाकर के 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। लेकिन मोजले साहब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी बनाए, तो उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। मेंडलीफ के साहब का जो पीरियडिक टेबल बना है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, एटॉमिक मास पर आधारित है। और मोजले का जो पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या। यहाँ मेंडलीफ की चर्चा है तो मेंडलीफ साहब ने किस पर आधारित बनाया है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। किस पे, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित। अगले प्रश्न को देखिए, 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु है। तो क्षार धातु के अंतर्गत आपको आ जाएगा, क्षार धातु है ना मैग्नीशियम, क्या आ जाएगा, क्षार धातु नहीं बोला गया है। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना यानी लिथियम, सोडियम और रोडियम, यह आपको क्षार धातु है। लेकिन यहाँ बोला गया क्षार धातु नहीं, ये आपको अर्थमेटिक हो जाएगा, यानी ये तो है लेकिन मृदा क्षार है। ये बोला कौन सा है, मैग्नीशियम आ जाएगा मृदा क्षार के अंतर्गत। आई होप कि आप 47 नंबर प्रश्न को समझे होंगे। बाकी सब क्षारीय है और मृदा क्षारीय में आपको मैग्नीशियम आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन समूह के सदस्य है? तो हैलोजन समूह के सदस्य के अंतर्गत आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब इन जिसमें आएगा वो हैलोजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए ब्रोमीन है ना, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा हैलोजन समूह का सदस्य। क्लोरीन भी रहता तो हो जाता। जिंक का परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है, तो जिंक जेड है। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? आपको 30 होता है। 49 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा 50वां प्रश्न बना के हम रेस्ट करेंगे 5 मिनट, ठीक है। आइए, यह आपका अंतिम क्वेश्चन थोड़ा सा रेस्ट के दृष्टि से। निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होता है? तो विद्युत का ऋणात्मक देखिएगा अधातु होता है। क्या होता है आपको? अधातु। ये नहीं, अधातु होता है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। चलिए थोड़ा रेस्ट भी कर लिए और हम बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी नहीं होना चाहिए, जान दी थी देना होना चाहिए ना। क्वेश्चन में जाने लिखा हुआ है। अपने आप को ज़्यादा वो समर्पित हो गए थे, तो वो था खेजरी। और खेजरी ये गांव का नाम भी है, और खेजरी वृक्ष के लिए भी कहा जाए। ट्री जो था वहाँ का पेड़ से चिपकते तो खेजरी वृक्ष से भी चिपकते थे। तो ये खेजरी दो दृष्टि से याद रखिएगा, गांव में भी और चिपकने में। राजस्थान की चर्चा आया है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको कौन सा राज्य है? तो राजस्थान याद रखिएगा। ओके, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में ही पड़ता है ना। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखिए। 52 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ रही है? तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने का मेन कारण हम मानव प्राणी हैं। बढ़ती जनसंख्या कहा जाए, दे धका धक नहीं, जनसंख्या बढ़ाइएगा तो पर्यावरण अनबैलेंस तो होगा। पेड़ पौधा घटा रहे हैं, मानव बढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण के प्रदूषण से अगर बचना चाहते हैं तो पेड़ पौधा लगाइए, नहीं, वस्तु का पुनर्चलन होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का पुनरुपयोग होना चाहिए, और वस्तु के उपयोग में कमी होना चाहिए। बार बार थैली को ज़्यादा उपयोग मत कीजिए। यानी देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, सब का सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का होता है। हालांकि सिलिकॉन उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों वाला गुण पाया जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर को जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से कैलिफोर्निया को जानते हैं, और सिलिकॉन मोबाइल की मेमोरी हो, सिम कार्ड हो या मोबाइल की मेमोरी कार्ड हो, तो उसमें हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये सिलिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस में आपको मीथेन आ जाएगा। कौन आ जाएगा इसमें? मीथेन आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो मनुष्य की दांत की बात है यहाँ पे। सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है। ठीक है, दांत की कुल मिलाकर के 4 वैरायटी होती है। मानव जीवन काल में कुल मिलाकर के कितने दांत होते हैं? तब 52 दांत होते हैं, लेकिन वैसे मुख में 32 दांत होते हैं। 20 दूध की दांत होती है जो आपको टूट जाते हैं। तो 20 और 52 को जो 20 और 32 को जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना पड़ जाएगा? इसमें 52 होता है। सबसे ज़्यादा दांत मच्छर की होती है, छोटी प्राणी है, 47 दांत देखिएगा उसमें होता है नहीं। तो आगे वाला जो दांत होता है इसको हम नोज टीथ कहते हैं। उसके बाद जो होता है आँख के सामने वाला दांत को आइज टीथ कहते हैं। ये चिक टीथ हो गया, गाल की दांत हो गया, और आपका चौ होता है जिसको हम लोग मोलर यानी एक प्री मोलर होता है ना, प्री मोलर कहते हैं उसको। ठीक है, जठर ग्रंथि की चर्चा है प्रश्न में कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ? तो जठर ग्रंथि अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपको? तो ये अग्नाशय में पाया जाता है, इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन में सहायक है? तो वसा को पचाने में, फैट को पचाने में सहायक जो है वो आपका है लाइपेज। क्या है? लाइपेज जो है ये आपको फैट को पचाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। पीत का रस का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो पौधा में जो श्वसन होता है वो पत्तियों में होता है, इनको याद रखिएगा। हरे पौधे
रात्रि के समय कौन सा गैस का निष्कासन करता है? तो रात्रि के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करता है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। 62 कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप कुल 2 एटीपी का निर्माण होता है। इन प्रश्न को याद रखिएगा, बच्चे क्या ना 36 और 38 रट के चले जाते हैं। यहाँ पे शब्द है किण्वन, तो 2 ही एटीपी का निर्माण होता है। इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है। जब सिस्टोलिक पूछता तो ये 120 हो जाता, लेकिन डायस्टोलिक है ना, तो डायस्टोलिक में क्या होता है 80। कितना होता है 80, और सिस्टोलिक रहता तो कितना होता है 120। बट आपका आंसर ये है, ये वाला इस प्रश्न का आंसर नहीं, सिस्टोलिक के लिए 120 होता। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? तब पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार का उत्तक है। अस्थि क्या है? हड्डी, एक प्रकार का ये आपको उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप में कहाँ पे अपशिष्ट संचित रहते हैं? कोशिकीय रिक्तिकाओं में। कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इसको टिक आउट कीजिए, कोशिकीय रिक्तिकाओं में होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक यानी किडनी। यहाँ पे अपना पेन भाग गया ना, चलिए देखिए, किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इनको याद रखिएगा। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, यानी ऑल कहा जाए, सब उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। जो पौधा से बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। स्मरण के मेन सेंटर कहाँ होता है? सेरिब्रम में। कहाँ होता है? सेरिब्रम में, और सबसे बड़ा यही होता है, डी, याद रखिएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। अधोगामी वृद्धि कहलाता है, यानी जड़ का है ना, तो प्रकाशानुवर्त, जब ये बढ़ता है तो प्रकाश की ओर, जड़ का अधोगामी वृद्धि प्रकाश की ओर हो जाएगा। और गुरुत्वानुवृद्धि हो जाता जब ये नीचे जाता जड़, तब जब जड़ ऊपर जाते हैं तो अधोगामी यानी प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है ये वृषण द्वारा होता है, और महिलाओं में होता है टेस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन जो होता है आपको पुरुष में होता है, तो पुरुष में क्या निकलता है? वृषण, तो ये वृषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण किस में होता है? तो उभयलिंगी में। किस में हो जाएगा? उभयलिंगी में स्वपरागण, उभयलिंगी में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? तो फंडस में होता है। किस में होता है? फंडस में ये बच्चे का विकास होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष के जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है? मेल में, यानी पुरुष में। ऑप्शन डी हो जाता है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकता का पिता। मेंडल किस देश के रहने वाले थे? तो मेंडल साहब ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जो मटर के पौधों पर शोध किए थे। और मटर का जो होता है क्रोमोसोम वो 14 होता है, इनको याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर होता है? तो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर किंगडम होता है, अर्थात जगत होता है। डी उत्तर आपका करेक्ट होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत आपको आ जाएगा, यानी जीवाणु और कवक, ये दोनों आ जाएगा छोटे छोटे उपभोक्ता श्रेणी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। किसमें? हालांकि सर्वोहारी में हम लोग तृतीयक रखते हैं जब सर्वाहारी रहता तो, बट यहाँ मांसाहारी है तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना % जाता है? तो लिंडे साहब के अनुसार 10% जाता है। कितना % जाता है? 10% जाता है। आई होप कि आपको ये सारे 80 प्रश्न आपका कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से साइंस का सेशन अपना हर दिन चलता रहेगा, और आपसे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कुछ कमी है हमें पता चलता है कि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग समथिंग ये ठीक करना है, तो मेरा प्रयास रहेगा इसको ठीक करूं। दीजिए इजाज़त, अब लेते हैं विदा, क्योंकि काफ़ी रात हो जाता है, बहुत सारा काम होता है ना सुबह से लेकर शाम तक, और ये बीच में समय निकाल के आपके बीच आ रहे हैं। और मैं थोड़ा और इसको रंगीन अंदाज में आपको बताने का कोशिश करेंगे साइंस को। आप जुड़िए तो सही, ठीक है? तो लेते विदा आप सभी से, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।